ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक है। कहानी किसी भी व्यक्ति की भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। अंश केरोसिन ऑयल की बोतल उठाता है और उस लड़के के ऊपर सारा ऑयल डाल देता है। वो लड़का इस वक्त बेहोशी की हालत में था, पर उसे समझ आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अंश लाइटर जलाते हुए, इस दुनिया में सबसे दर्दनाक जिंदा जलन होता है और तूने जो किया है उसके लिए तुझे यही दर्दनाक मौत मिलेगी। ये कहकर अंश लाइटर उस लड़के के ऊपर डाल देता है। कुछ ही पलों में वहाँ उस लड़के की भयानक चीखें गूंजने लगती हैं। वही अंश आराम से वही एक चेयर पर बैठकर उसे जलता हुआ देखने लगता है और फिर जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। अंश को ऐसे हंसता देख दीपक और वो पे खड़े बॉडीगार्ड भी कुछ पल के लिए सहम जाते हैं। अंश उन्हें इस वक्त एक सनकी लग रहा था, जिसे किसी की चीखें सुन के मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है और उस लड़के की चीखें अब हमेशा के लिए बंद हो गई थी। फिर अंश बिना एक पल गवाए वहाँ से बाहर निकल जाता है। दीपक के पीछे सब बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पे एक और बॉडीगार्ड आता है जिसका नाम रॉकी होता है। वो यहाँ के सारे बॉडीगार्ड्स का हेड होता है। रॉकी की उम्र यही 24-25 साल होंगी। भूरे रंग की आंखें, 6 फुट 6 इंच और उसके बालों का रंग भी भूरे कलर का होता है। वो देखने के बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है। हाँ, हमारे हीरो से बस थोड़ा सा कम। टीयर्स ऑफ जॉय। अंश रॉकी की तरफ देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। रॉकी भी बिना एक सेकंड गवाए अपना आईपैड उसके सामने कर देता है, जिसमें आज सुबह की वीडियो होती है। उस वीडियो में ईशान तिशा को प्रपोज कर रहा होता है। उस वीडियो को देखकर अंश चीर जाता है और फिर पहले की तरह अपने अवतार में आते हुए एक छोटे की बच्चों की तरह अपना मुंह बनाते हुए कहता है, इस गधे को प्यार करने के लिए मेरी बीवी ही मिली थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर ढोले डालने की मन तो कर रहा है। इस गधे की आंखें निकाल कर मैं गोतियां खेलूं। और फिर कुछ सोचते हुए रॉकी की तरफ देखा है और कहता है, इसने तिशा को प्रपोज किया था तो तिशा ने क्या जवाब दिया था। रॉकी अपना सर खुजलाते हुए कहता है, सर ये तो अंदर की बात हुई ना, इसलिए मुझे क्या पता कि मैंने से क्या जवाब दिया था। अंश उसे अपने गुस्से भरी नजर से देखते हुए कहता है, मैंने अपने सबसे खास आदमी को उसके पीछे क्यों लगाया ताकि मुझे आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन मिल सके। मुझे लग रहा है तुम सबसे बेकार मेंबर हो, हमारे ग्रुप के अच्छे से एक इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकाल सकते। रॉकी कुछ कहता उससे पहले ही दीपक अपना दिमाग लगाते हुए कहता है, सर मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मैम ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। अंश दीपक की बात सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन फिर अगले पल ही अपना मुंह लटका लेता है और कहता है, लेकिन अगर तुम जो बोल रहे हो वो गलत हुआ तो। अरे सर, मैं जो बोल रहा हूँ वो कभी गलत होगा ही नहीं, क्योंकि आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में इस लड़के की स्माइल को देखिए। इस वीडियो में इस लड़के की जो स्माइल है वो फेक स्माइल है और इसका मतलब यही हुआ कि रिजेक्ट हो चुका है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैम बस आपकी ही है। दीपक ये कहते हुए रॉकी की तरफ देखकर की प्लान कर देता है। तभी रॉकी दूसरा बम फोड़ते हुए कहता है, सर मैम और क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक वीक के लिए जंगली एरिया में जाने वाले हैं सर्वाइविंग गेम के लिए। रॉकी का बस इतना कहना था कि अंश अपना सर पकड़कर वो रोड पे ही बैठ जाता है और बच्चों की तरह जिद करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करोगे, लेकिन कुछ भी करके इस लड़के को टीम ज्वाइन करने से तुम्हें रोकना ही होगा। पूरे एक हफ्ते के लिए मैं इसे तिशा के आसपास नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर इसने अपनी प्यारी प्यारी बातों में मेरी वाइफ को फंसा लिया तो वैसे भी वो कितनी भोली भली है। वही उसकी बात सुनकर दीपक और रॉकी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कह रहे हो, हाँ कितनी भोली भाली है, हमें तो पता ही है। और वैसे भी एक डेविल को दूसरा डेविल एंजल ही समझता है। वही दूसरी तरफ तिशा जब घर पहुंचती है वो बिना किसी पे ध्यान दिए अपने रूम में चली जाती है और रूम में जाते ही बैग को वही काउच पर रखकर बाथरूम के अंदर चली जाती है। तिशा जाकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और खुद को देखते हुए कहती है, वाणी तो अब वाणी नहीं है जो सिर्फ 4 दीवारों के अंदर रहती थी। तू तिशा है, वो तिशा जो सोशल है और तुझे अब सबके साथ घुल मिल कर रहना पड़ेगा। अगर तुझे अपना बदला लेना है तो तुझे सबसे पहले खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर तुम किसी के टच करने से इतना ज्यादा डरेगी तो अपना बदला कैसे लगी। तुझे उन यादों से बाहर निकलना होगा। तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम तिशा बन चुकी है और तिशा को कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ा तेरा प्लस पॉइंट तो ये है कि तू वेदांश तिशा सिंह राजावत है, जिसकी परछाई को भी वो लोग टच नहीं कर सकते है। तिशा बाथरूम से अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है। उसने चेंज करके एक लूज गाउन पहना हुआ होता है जो घुटनों तक आ रहा था। वो एक लॉन्ग टी शर्ट की तरह दिख रहा था, जिसमें वह और भी ज्यादा यंग और यूथफुल लग रही थी। वेद देखकर अपनी नजरें तिशा से हटा ही नहीं पा रहा था और मन ही मन कहता है, ये लड़की एक भी मौका नहीं छोड़ती मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का। वह इस वक्त वाकई में काफी खूबसूरत लग रही थी, जो कि वह असल में थी भी। उसने अपने लंबे बालों को अभी भी खुला छोड़ रखा था और वो अभी भी हल्के गिले थे। तिशा आकर चुपचाप वेद के बंगाल में लेट जाती है। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशन नहीं होता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है वेद भी नहीं समझ पा रहा होता है, लेकिन उसको ऐसे उदास देखकर उसे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा होता है। तिशा जब अपने थॉट से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो वह वेद के करीब आकर उसे गले से लगा लेती है और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगती है। इस समय वेद उसके बेहद करीब था। तिशा के चेहरे पर पड़ रही नाइट बल्ब की हल्की पीली रोशनी में उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। वेद ना चाहते हुए भी इस वक्त तिशा करीब आने लगता है। उसने तिशा के गालों को हल्के से अपने होठों से छूता है। तिशा जो हल्की नींद में थी वो इस वक्त अपनी गहरी नींद में सो चुकी थी। वह अभी अनजान थी वेद और अपने बीच की नजदीकियों से।
वेद अब तिशा के गालों को किस करते करते तिशा की गर्दन को किस करने लगता है। तिशा सोते हुए भी इन किसेस को ऐसे फील कर रही थी जैसे ये कोई सच नहीं बल्कि सपना हो। वेद ने एक बार फिर तिशा की गर्दन को किस करना बंद किया और उसके होंठ अब तिशा होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसकी वाइब्रेशन से वेद का ध्यान तिशा से हटकर उसकी तरफ चला जाता है। वेद बीच में ही रुक जाता है और वह अपना मोबाइल चेक करने लगता है। इस दौरान भी वह तिशा के करीब ही था। ये मैसेज दीपक का था जो वेद को इतनी रात में आया था, जिसमें उसने वेद को आज रात का वीडियो सेंड किया हुआ होता है। उस वीडियो में अंश नशे में धुत होकर डांस कर रहा होता है और उसके चारों तरफ वाइन की कई सारी बोतलें बड़ी हुई होती है। वेद उस वीडियो को देखकर अपना माथा पकड़ लेता है और दीपक को उसे हैंगओवर ड्रिंक पिलाकर यहाँ लाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ व्योम के हाथ में एक फाइल होती है जिसने तिशा के फोटो के साथ उसके सारे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, लेकिन वो उस इन्फॉर्मेशन को पढ़कर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है कि तभी उसका दूसरा बॉडीगार्ड आगे की इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है, सर मैंने उसके मॉम के बारे में भी पता किया था तो पता चला कि वो राठौर खानदान की बेटी थी और उनका नाम कविता राठौर था और मिस्टर राजीव मेहरा ने उन्हें अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी की थी ताकि वह एक अमीर परिवार का घर जमाई बन सके। लेकिन कविता राठौर के डैड को राजीव मेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था यह एक नंबर का आवारा लड़का है और इसे साजिशों के तहत फंसाया है। लेकिन उस वक्त मिस राठौर उनके प्यार में पूरी तरीके से अंधी हो चुकी थी और उन्होंने राजीव मित्तल से शादी करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ दिया था। लेकिन शादी के बाद जब राजीव मेहरा को पता चला कि अब कविता राठौर की कोई भी अहमियत नहीं रह गई है उनके परिवार के अंदर, तो उन्होंने उन्हें अकेले छोड़ दिया और मीनाक्षी मेहरा से शादी कर लिया। कविता राठौर अपने वर्षों की काफी पक्की थी, इसीलिए उन्होंने अपने घर को छोड़ने के बाद कभी भी अपने घर वापस नहीं गई और जो उन्होंने अपने पास पैसे से कर रखे थे उन्हें पैसों से उन्होंने अपने लिए एक घर लिया और अपनी बेटी तिशा को लेकर वही रहने लगी। लेकिन तिशा मैम जैसे ही 10 साल की हुई वैसे ही उनकी मॉम की डेट एक कर एक्सीडेंट में हो गया, या फिर बोल सकते हैं उनको मीनाक्षी मेहरा ने मरवा दिया था। व्योम जैसे ही उस बॉडीगार्ड की बात सुनता है तुरंत अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है तिशा की मॉम राठौर खानदान की राजकुमारी थी? वह बॉडीगार्ड फुल कॉन्फिडेंस में जवाब देते हुए कहता है, उसने पूरा पता किया है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो बिल्कुल सही है और तिशा मैम वानी मैम की बुआ की लड़की है। उस बॉडीगार्ड की बात खत्म होते ही व्योम गुस्से से सारे सामान को इधर उधर फेंकना स्टार्ट कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, आलोक राठौर मरने से पहले ही खेल गया। वही मैं कहूँ ये लड़की मुझे बार बार वानी की याद क्यों दिलाती है? मैं जिस वानी को मारा हुआ समझ रहा था असल में वो तो मेरी ही नहीं है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे लगता है आलोक राठौर को मेरे प्लान के बारे में सब कुछ पहले से ही पता चल गया था, इसलिए उन्होंने तिशा को वानी का चेहरा देखकर मेरे सामने खड़ा कर दिया और वानी को तिशा का चेहरा दे दिया। नहीं तो जो तिशा किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती थी, वो तिशा एक साथ 10 लोगों को मारने की हिम्मत कैसे कर सकती है? फिर वह एक फोन करता है, उसके कॉल करने के कुछ देर बाद ही उधर से कोई कॉल को रिसीव कर लेता है जो उस इंसान को भी ना हाय हेलो ये कहता है, तुमसे मैं जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब देना, क्या शादी से पहले तिशा हॉस्पिटल गई थी? उधर से राजीव मेहरा व्योम की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ वो 2 वीक के लिए अस्पताल में एडमिट थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। व्योम उसकी बात सुनते ही फोन रख देता है और दीवार से टेक लगाकर बैठ जाता है और फिर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, वो एक्सीडेंट हो गया था या फिर उसे आलोक राठौर ने जानबूझकर उसे एक्सीडेंट को प्लान किया था ताकि वो अपनी बेटी का चेहरा बदल सके। अब भाई इस पागल को कौन समझाए कि जिसको इसने मरवाया था वो सच में वानी ही थी और भगवान ने उसके साथ इंसाफ करने के लिए उसे उसकी ही बुआ की लड़की के शरीर में निबद्ध करवा दिया है। फिर व्योम अपने फोन को ऑन करके उसमें पानी की फोटो को देखने लगता है और कहता है, अब तो मजा आने वाला है इस खेल में क्योंकि तुम वापस जो आ गई हो। सच कहूँ तो जब मैं तुम्हें मारता हुआ देख रहा था ना तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था कि अब शायद मैं दोबारा से तुम्हें कभी देखा नहीं पाऊंगा, लेकिन देखो मेरा प्यार तुम्हारे लिए कितना गहरा है कि मैंने तुम्हें फिर से अपने पास आने पर मजबूर कर दिया। चलो अच्छा ही हुआ तुम आ गई, अब वेदांश की प्रॉपर्टी के साथ साथ उसकी बीवी को भी अपना बना लूंगा। फिर वह जैसे ही वहाँ से निकाल रहा होता है वैसे ही वह एक बुरे आदमी से टकरा जाता है और उसके हाथ में रखी तिशा की फोटो नीचे गिर जाती है। वह बुरा आदमी उसे फोटो को उठाकर व्योम के हाथों में देते हुए कहता है, ऐसे मारे हुए इंसान का फोटो लेकर नहीं घूमते हैं। व्योम उस इंसान की बात सुनकर शॉक एक्सप्रेशन के साथ उसे देखने लगता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता है कि ये मार चुकी है? तभी वहाँ पे एक और आदमी आते हुए व्योम की बात का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि यह एक सिद्धमोंक है और ये जो भी कहते हैं वो सच ही होता है। इतना कह वह उन बाबा को लेकर वहाँ से चला जाता है। वही व्योम उस फोटो को देखते हुए कहता है, मतलब तुम सच में मार चुकी हो और जो तुम्हारे भेष में मेरे सामने खड़ी है वो वानी है। उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना चेहरा बदलवा लिया और शायद उसे मेरी सच्चाई भी पता है। दीपक किसी तरफ अंश को संभालते हुए हीलिंग डोर से अंश को अंदर लेकर आता है। वो अभी भी नशे में बड़बड़ा रहा होता है कि तिशा उसकी वाइफ है और उसे उस लड़के से अलग रखना होगा। वेद आगे जाकर अंश को संभालते हुए बेड पे किनारे पर लेट देता है, दीपक से एक एक बात की जानकारी लेता है, फिर उसे वहाँ से जाने के लिए कहकर खुद अंश के पास आकर उसके कपड़ों को निकाल के अकेले टावल से उसके शरीर को अच्छे से साफ करता है और फिर जो कपड़े उसने खुद पहन रखे होते हैं वो कपड़ा पहनकर उसे गद्दे के नीचे से फोन निकालकर उसमें एक मैसेज टाइप करके वापस वहीं पर फोन को रखकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तिशा अभी उठकर बैठी ही होती है कि तभी अंश भी उठ जाता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, हाय मेरा सर ये इतना दर्द क्यों कर रहा है? लगता है मैंने रात को वो अभी इतना बोला ही होता है कि तभी उसकी नजर अपने सामने बैठी तिशा पे जाती है जो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे ही देख रही होती है।
अंश तो बोलते बोलते बीच में ही रुक जाता है और फिर खुद को कोसते हुए कहता है, क्या जरूरत थी अंश तुझे रात में इतना पीने की, अब कर दिया ना कान है, भगवान बचा लो मुझे। वह भगवान से खुद को बचाने की दुआ कर ही रहा होता है कि तभी तिशा एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहती है, अरे आप तो बोल सकते हो। आपकी आवाज वापस आ गई। अंश जैसे ही तिशा की बात सुनता है वह खुद को बचाने का रास्ता ढूंढने लगता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह तिशा को अपनी गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है और अनजान बनते हुए कहता है, ओ हेलो, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? एक मिनट, तुम्हारे हुलिया को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रात को तुम मेरे साथ में जो मैं सोई थी? तिशा अंश को ऐसे बोलते देख कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, क्या मैं आपको याद नहीं हूँ? अंश तिशा को घूरते हुए कहता है, तुम हो कौन जो मैं तुम्हें याद रखूं? अंश की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से से उसे देखते हुए कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ इसलिए आपको मुझे याद रखना चाहिए। अंश तिशा की बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है, अब एक रात में मेरी बीवी कहाँ से पैदा हो गई? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर अपना नाटक आगे जारी रखते हुए कहता है, एक मिनट में अपने बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा? तिशा अंश को देखते हुए एक डेविल सा स्माइल करती है और कहती है, वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और की जानकारी के लिए बता दूं, आप 6 महीने से बेड पर इसी तरह पड़े हुए हैं और डॉक्टर ने बोला था कि आप पूरी तरीके से डिसेबल हो चुके हैं। और रही बात आपकी बीवी के पैदा होने की, तो वो आज से 17 साल 8 महीने पहले ही पैदा हो गई थी और 1 महीने पहले आपकी बीवी भी बन गई। और अब मैरिज सर्टिफिकेट देखना है तो बता सकते हैं, मैं वो भी दिखा सकती हूँ। और अब और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अंश तिशा को देखते हुए बोली सी शक्ल बना लेता है और कहता है, सच में मैं 6 महीने से ऐसे ही बेड पर पड़ा हुआ हूँ और तुम मेरी वाइफ हो, फिर मुझे मेरी शादी याद क्यों नहीं है? लास्ट की लाइन कहते हुए वह अपना मुंह लटका लेता है। उसको ऐसे देखकर तिशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह उसके शोल्डर का हाथ रखते हुए कहती है, अरे कोई बात नहीं, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, आप बोलना स्टॉप कर दिए हो ना, अब आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ, जाकर दादी माँ को बताती हूँ ताकि हम डॉक्टर बुलाकर हम आपके इस चेंजेस के बारे में बता सके। इतना बोलकर वह जैसे ही बेड से खड़ी होती है बाहर जाने के लिए, वैसे ही अंश उसे पीछे से रोकते हुए कहता है, 1 मिनट, तुम कहीं नहीं जा सकती हो, नहीं तुम किसी को ये बताओगे कि मैं बोल सकता हूँ? तिशा उनको कंफ्यूजन भरी नजर से देखते हुए कहती है, लेकिन क्यों? मुझे लगता है आपको बताना चाहिए ताकि डॉक्टर आपका इलाज कर सके और आपको वापस से आपके पैरों पर खड़ा कर सके, क्योंकि मुझे लगता है जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं, बस हमें अच्छे डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। अंश तिशा की बात सुनकर उसे घूरने लगता है और कहता है, देखो एक बार तुमने बोला कि तुम मेरी बीवी हो और मैं मान लिया, उसी तरह मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात को मान लो और एक अच्छी बीवी बनाकर अपने पति का साथ दो। तिशा उसकी बात को सुनकर कुछ देर तक कुछ सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन अब आप सच सच ये बताओ कि आप कब से बोल सकते हैं, मतलब आपके सेंसर ने कब काम करना स्टॉप कर दिया? अंश तिशा की बात सुनकर अपने मन में कहता है, आखिर लड़की जानकर करना क्या चाहती है, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर झूठ बोलना ही सही समझता है और कहता है, आज जब मैं सोकर उठा तो मेरे सर में दर्द हो रहा था, शायद तभी से। तिशा उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेती है और अपने मन में कहती है, अच्छा है कि आज से इसके सेंसर में काम करना स्टॉप किया है, नहीं तो पता नहीं इसने क्या क्या देख लिया होता और ना जाने क्या क्या सूंघ भी लिया होता। अब से ध्यान रखना होगा अपने कपड़ों का। फिर वह अंश की तरफ देखकर कहती है, ये तो ठीक है, हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते, लेकिन डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे ही सोए सोए अपने आप ही ठीक हो जाओगी, डॉक्टर से थेरेपी वगैरह तो लेनी पड़ेगी ना। तिशा की बात सुनकर अंश का रोने जैसा मुंह बन जाता है और वह अपने मन में कहता है, ये लड़की पक्का मुझे पकड़वा के ही मानेगी, अगर भाई को पता चल गया मैं इतना बड़ा कांड कर दिया है तो पक्का मुझे जान से मार देंगे। तिशा नाश्ता करने के लिए नीचे जाती है तो देखती है व्योम एक टक उसे ही देख रहा होता है और अजीब तरीके से स्माइल कर रहा होता है। उसके स्माइल को देखते ही तिशा की आंखों में नफरत दिखाई देने लगती है और वह अपने मन में कहती है, तुमने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी जिंदगी, मेरी हर उम्मीद, लेकिन किस्मत का खेल देखो, मेरी खोई हुई उम्मीद और मेरा खोया हुआ ट्रस्ट मुझे अब वेदांश में मिलेगा और इस बार मेरी उम्मीद नहीं टूटेगी, बल्कि मेरी उम्मीद मेरी ताकत बनेगी, तुम्हें हारने के लिए, तुम्हें खत्म करने के लिए। तभी कोई आकर तिशा के बगल में बैठ जाता है, जिसे महसूस करते ही तिशा के चेहरे पे डर की वजह से पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती है और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए खुद से कहती है, नहीं, मैं ऐसे डर नहीं सकती, मुझे कितने डर से लड़ना होगा और इसका सामना करना ही होगा। वही तिशा की हालत देखकर व्योम के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह घूर घूर कर तिशा को देखने लगता है और अपने मन में कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धोखा देने की, जिंदगी में वापस लौटने की हिम्मत कैसे की तुमने? वैसे गलती देखी जाए तो मेरी ही है, मुझे तुम्हारी कहानी को खत्म करने के लिए अपना सारा ध्यान तुम पर ही लगाना चाहिए था, लेकिन मैं चुप गया और तुम बचकर निकल गई। लेकिन टेंशन मत लो, जिस कहानी को मैंने अधूरा छोड़ दिया था उस कहानी को मैं अब पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। वैसे भी अब बहुत टाइम है मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए, और वैसे भी रंग बदलने से इंसान नहीं बदल जाता है और ना ही उसकी फितरत। वाणी की कमजोरी कल भी डर था और आज भी डर है और तुम्हारा यही डर मेरी जीत का हिस्सा बनेगा। तुम जिस तरीके से आंसू से डरती हो ना, वही डर तुम्हें एक बार फिर झुका देगा मेरे सामने। वही तिशा एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलता है और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए आंसू की तरफ मुड़ती है, जो आकर उसी के बगल में बैठ हुआ होता है। तिशा उसे एक प्यारी स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग विश करती है और कहती है, सॉरी हमारी पहले मुलाकात उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन अब आशा करती हूँ हमारी खूब जमेगी।
वैसे भी मैंने सुना है छोटे देवर का भाभी के साथ अच्छा बॉन्ड होता है, आशा करती हूँ हमारा भी वैसे ही होगा। तिशा को अपने चेहरे पे स्माइल लेकर आंशु के बात करता देख व्योम कंफ्यूज हो जाता है और गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है। वही तिशा व्योम की एक एक एक्सप्रेशन को अच्छे तरीके से नोटिस कर रही होती है और अपने मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे ये कुछ तो जान चुका है मेरे बारे में। लगता है अब मुझे पता करना ही होगा कि यह घटिया इंसान अब क्या चाल चल रहा है। थोड़ी देर बाद तिशा अपने रूम में जाकर अपने बैग में कुछ जरूरी सामान रख रही होती है क्योंकि आज उन्हें सर्वाइविंग कैंप के लिए जाना होता है। अंश तिशा को बैग पैक करता देख कहता है, तुम ये बैग में इतने सारे सामान क्यों रख रही हो, तुम कहीं जा रही हो क्या? तिशा उसके बाद का जवाब देते हुए कहती है, हाँ कॉलेज की तरफ से सर्वाइविंग कैंप के लिए जाना है, अब मैं 1 वीक बाद ही आऊंगी। तिशा की बात सुनकर अंश उसकी बात पे हैरान होने का दिखावा करते हुए कहता है, तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ गई या कोई इमरजेंसी आ गया तो मैं किस कहूंगा? तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हारे अलावा किसी और से बात नहीं कर सकता। तिशा अंश की बात सुनकर उसे एक कोल्ड सा लुक देती है और कहती है, जब मैं यहाँ पर नहीं थी तब भी तो आप जी रहे थे ना, और रही बात आपके ना बोलने की तो वह आप तो पिछले 6 मंथ से नहीं बोल रहे हैं, फिर भी आपका सारा काम होता है ना, वैसे ही अब भी हो जाएगा, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन करनी जरूरत नहीं है, आप आराम से आराम करो। अंश उसकी बात सुनकर अपने मन में कहता है, मैं तुम्हारे जाने से परेशान नहीं हूँ, मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि वो लड़का भी तुम्हारे साथ जाएगा और मैं किसी भी लड़के को तुम्हारे अगल बगल नहीं देख सकता। तुम पर सिर्फ मेरा और मेरे भाई का हक है, तुम बाकी तुम्हारे बारे में कोई सोच मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरा जुनून हो इसलिए तुम्हें कोई देख भी नहीं सकता, तुम मेरी वो सोच हो जिसे कोई और नहीं सोच सकता, तुम मेरी वो चाहत हो जिससे कोई और नहीं चाह सकता, तुम मेरी रूह हो तुम्हें कोई और देख क्यों, तुम मेरी वो दुआ हो जिसे कोई और नहीं मान सकता, और तुम्हारे लिए सिर्फ मेरा दिल धड़क सकता है, और अगर किसी का दिल तुम्हारे लिए धड़कने की कोशिश करेगा तो मैं उसे धड़कन को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। लेकिन मैं अपने जुनून में तुम्हें कैद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम इतनी ऊंचाई पर जाओ कि लोग मुझे तुम्हारा नाम से जाने। मेरा प्यार तुम्हें आसमान में उड़ने की इजाजत तो देगा, लेकिन किसी की आंखों को तुम्हें देखने नहीं देगा। तुम्हें सिर्फ मैं देख सकता हूँ, तुम्हें सिर्फ मैं छू सकता हूँ, और तुम्हें सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। इसलिए तुम्हें हर उसे इंसान से दूर रहना चाहिए जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो, नहीं तो मैं नहीं जानता मैं उस इंसान के साथ क्या कर दूंगा जो तुम्हें पाने के सपने देखता है। अंश को ऐसे खोया हुआ देखकर तिशा उसके सामने जाकर चुटकी बजाते हुए कहती है, ओ हेलो, कहाँ खो गए? तिशा की आवाज सुनकर अंश अपने सोच से बाहर आता है और फिर एक छोटे बच्चों की तरह मुंह बंद लेता है और कहता है, मैं ये सोच रहा था अगर मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं क्या करूंगा। अंश ये बात इतनी क्यूट वे में कहा होता है कि तिशा खुद को हंसने से रोक नहीं पाती है और वो हंसते हुए अंश के गालों को पकड़ लेती है और कहती है, हाँ यार आप कितने क्यूट हो, और हाँ अगर आपको मेरी याद आई तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपसे कॉल पर बातें कर लूंगी, ठीक है? अंश उसकी बात सुनकर फिर अपना मुंह लटका लेता है और कहता है, जैसे कि तुम्हें पता है तुम्हारा पति इस दुनिया वालों की नजर में गुगा बन चुका है, तो उसके पास फोन कहाँ से आएगा? तिशा अंश की बात सुनकर थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अंश तो डिसेबल है, इसलिए वो अपने हाथों को भी मूव नहीं कर सकता है, वो बस बोल ही सकता है। ये सब सोचते हुए तिशा अंश से कहती है, आप टेंशन मत लो, बस मैं 2 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगी, बस मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, इसलिए मैं बस 2 दिन के लिए वहाँ पर रुकूंगी और कोई बहाना बनाकर मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है तुझे इस लड़की से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह लड़की किसी आग कम नहीं है, अगर हाथ लगाएगा तो जल जाएगा। ईशान विक्की की बात सुनकर उसका कॉलर पकड़ के दीवार से लगा देता है और उसे गुस्से से देखते हुए कहता है, आज तो तूने उसके सामने आने की गलती कर दी है, लेकिन दोबारा से गलती मत करना, नहीं तो मैं तुझे गलती करने लायक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे तुम जैसे गंदे लोगों की नजर उसके ऊपर नहीं चाहिए। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। 1 घंटे बाद सारे लोग जंगल के बीचों बीच एक ट्रेनिंग कैंपस के अंदर खड़े होते हैं। वो ट्रेनिंग कैंपस किसी और का नहीं, एक आर्मी ऑफिसर का होता है। वो आर्मी ऑफिसर आगे आते हुए कहता है, हेलो स्टूडेंट, मैं इस फील्ड का डायरेक्टर हूँ और आप लोगों को बताया गया होगा कि यह एक सर्वाइविंग गेम कंपटीशन है, और अब मैं आप लोगों को इस गेम के रूल समझा देता हूँ। सब लोगों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इनमें से कुछ बिल्डिंग में घुसते हैं और आप में से सब एक दूसरे से लड़का उन्हें बचाना है, और इस दौरान हो सकता है आप लोगों पर हमला भी किया जाए, और अगर किसी को बुलेट लगती है तो वहाँ गेम से आउट होगा। और जिस होस्टेस को उसे बिल्डिंग के अंदर बांध के रखा गया है, उसे होस्टेस को आप लोगों को सही सलामत निकलना होगा। जो टीम उसे होस्टेस को पहले बाहर निकलेगी वही टीम जीत जाएगी। फिर उन सबका गेम स्टार्ट हो जाता है। ईशान, तिशा, काव्या और भी 2-3 बच्चे उनके ग्रुप में होते हैं और बाकी भी ग्रुप में होते हैं। तिशा काव्या का हाथ पकड़ के उसे बिल्डिंग की तरफ जा रही होती है कि दूसरे ग्रुप वाले उसके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तभी ईशान तिशा के सामने आ जाता है और कहता है, तिशु तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें इन सबसे प्रोटेक्ट करूंगा। तिशा उसके मुंह से अपने लिए निकनेम सुनकर एकदम से चीर जाती है और उसे घूरते हुए कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद के ऊपर ध्यान दो, कहीं तुम ही खुद ना मरे जाओ, और अगर तुम्हारी वजह से हम पीछे रहना तो मैं तुम्हें खुद के हाथों से मार दूंगी, इसलिए बेहतर यह होगा कि खुद को प्रोटेक्ट करके रखो। फिर देखते ही देखते वहाँ पे 4 ग्रुप और आ जाते हैं और इन सब के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तिशा एक पिलर के पीछे छुपकर उन सब पर फायरिंग करती है और फिर उन सबसे बचते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती है। उसके पीछे ही ईशान भी होता है। वह दोनों सबसे बचते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं और जैसे ही उसे होस्टेज के पास पहुंचते हैं तो वह होस्टेस उन्हें अपने पास से एक मैप निकाल कर देता है और कहता है, यहाँ से तुम लोगों का मेन गेम स्टार्ट होने वाला है। ये मैप के जरिए तुम लोगों को झंडे के पास पहुंचना है और उसे झंडे को जो सबसे पहले फाइंड करेगा वही इस गेम का विनर होगा।
इसलिए तुम्हें सबसे पहले इस मैप को सबसे बचा के रखना होगा, क्योंकि इसे जीने के लिए सारे ग्रुप वाले अब तुम्हारे पीछे आएंगे। तिशा उस मैप को ध्यान से देखने लगती है और नीचे लास्ट में देखने के लिए बचा ही होता है कि तभी वहाँ पर दूसरे ग्रुप वाले आ जाते हैं और उसके हाथ में मैप को देखकर उससे मैप को लेने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी ईशान उस मैप को तिशा के हाथ से लेकर देखने लगता है, लेकिन तभी दूसरा आकर उसे मैप को छीन लेता है और बिना एक पल भी गवाया है वहीं से कूद जाता है जंगल की तरफ। वही ईशान के इस हरकत पे तिशा एकदम गुस्से में आ जाती है और पांच उठाकर जैसे ही उसे करने को जाती है वैसे ही वह उसका हाथ पकड़कर वहां से भगाना स्टार्ट कर देता है और भागते हुए कहता है, अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मुझे सारे रास्ते अच्छे से याद हो गए हैं, इसलिए हम ही सबसे पहले उसे झंडे के पास पहुंचेंगे। फिर वो दोनों भी वहां से जंप करके जंगल में आ जाते हैं। वो जंगल दिखने में बहुत ही ज्यादा घना होता है। वो दोनों थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो उन्हें रास्ता समझ में नहीं आता है। ईशान थक कर एक जगह बैठ जाता है और अपना सर पकेते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम बार बार इसी रास्ते का चक्कर लगा रहे हैं। तिशा ध्यान से उसे जगह को देखते हैं और फिर ईशान पे चिल्लाते हुए कहती है, दफा तुम्हारी वजह से हम गलत रास्ते पर आ चुके हैं, अगर हमारे ना तो कसम से बोल रही हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ईशान पप्पी फेस बनाकर तिशा को देखने लगता है और कहता है, तुम उसे मैप को ज्यादा देर तक देखी थी तो तुम्हें रास्ते याद होने चाहिए ना, चलो कुछ करो, मैं नहीं चाहता कि मैं यहीं पर फंस जाऊं, देखो अब तो रात भी होने वाली है। और फिर वह अपने चमकती आंखों से तिशा को देखते हुए आगे कहता है, वैसे तुमने अभी कुछ देर पहले बोला था ना कि तुम मुझे नहीं छोड़ने वाली हो, तो प्लीज सच में तुम मुझे छोड़ना। तिशा जैसे ही ईशान के लास्ट लाइन को सुनती है वह उसे घूरने लगती है और कहती है, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आने वाले ना, तुम्हें इस सिचुएशन में भी मस्ती करना है। ईशान तिशा की बात सुनकर मुंह फुला लेता है और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर ऊपर की तरफ से देखने लगता है और कहता है, मुझे तो सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। तिशा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगती है। ईशान भी उसके पीछे चलते हुए कहता है, अरे तुम मुझे भी तो अपने साथ लेते चलो, मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो। ऐसे ही रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो जाता है और वह दोनों थक कर एक नदी के किनारे पर बैठे हुए होते हैं। ईशान नदी में पत्थर फेंकते हुए कहता है, क्या हम लोग सच में फंस चुके हैं, क्या हमें ग्रुप में से कोई ढूंढने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। तिशा उसे घूरते हुए कहती है, क्या तुम ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर सकते हो, नदी में पत्थर फेंकना बंद करो, क्योंकि इतनी ज्यादा रात हो चुकी है और हम नदी किनारे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जानवर पानी पीने भी आ सकते हैं। इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो शांति से बैठे रहो एक जगह पर। और हाँ, हम यहाँ पर कोई ढूंढने आने वाला नहीं है, हमें यहाँ से खुद ही निकाल कर बाहर जाना होगा। वैसे मुझे तुम्हारी बातों को सुनकर लग रहा है तुमने शायद गेम के नाम पर ध्यान नहीं दिया है, उसका नाम है सर्वाइवल, इसलिए हम यहाँ पर हर सिचुएशन से खुद ही सर्वाइव करना होगा। ईशान उसकी बात सुनकर कहता है, मैंने अच्छे से नाम पर ध्यान दिया, मुझे पता था हमें यहाँ पर आकर सर्वाइव करना, इसलिए तो मैं हर वक्त चीज को रखा है जो हमारे काम आ सकता है, मैं खाने के लिए रखा है। ईशान की बात सुनकर तिशा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मतलब फ्यूचर में तुम कभी किसी सिचुएशन में फंसते हो तो उसे प्लान करके फंसने वाले हो, तभी तो तुमने अपने खाने तक की तैयारी कर रखी है। ईशान इसको घूरते हुए कहता है, तुम मेरा ऐसे मजाक कैसे उड़ा सकती हो, बोलो मत, मैं तुमसे बड़ा हूँ, कम से कम मेरी थोड़ी सी इज्जत तो कर लो। तिशा अपना हंसना बंद करके सीरियस होकर कहती है, अब हमें यहाँ पर फंस गया है तो सबसे पहले हमें खुद को बचाने के लिए आग जलाना होगा, नहीं तो हम किसी न किसी जानवर के शिकार हो जाएंगे। ईशान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, अरे रिलैक्स, अभी इतनी भी रात नहीं हुई है और मुझे लगता है वो लोग हमें जल्दी ही फाइंड कर लेंगे। तिशा उसकी बात सुनकर उसे घूमने लगती है और कहती है, वो लोग हमें लेने के लिए एक हफ्ते से पहले यहाँ पर नहीं आने वाले हैं, जो मैप था वो भी हमारे लिए एक तरह का ट्रैप ही था, वो हम लोग को इस जंगल में एक हफ्ते के लिए छोड़े हैं और हमें एक हफ्ते तक खुद को किसी तरह भी इस जंगल में जिंदा रखना होगा। अगर हम अपना रास्ता खुद से ढूंढकर यहाँ से निकल जाते हैं तो यह अच्छा है, नहीं तो वो हमें तो एक हफ्ते बाद ही ढूंढने आएंगे। इसलिए फिलहाल हम आज के रात के लिए खुद को किसी तरह से सेव करते हैं, कल हम किसी न किसी तरीके से इस जंगल से बाहर निकल ही जाएंगे। ईशान उसकी बातें सुनते हुए उसके करीब आकर बैठ गया होता है और फिर उसके कान के पास कहता है, अरे तुम्हें तो इस गेम के बारे में बहुत डिटेल से पता है, और अगर इतना पता ही था तो तुम्हें मुझे पहले बताना था ना, मैं उसे बैग को किसी तरह अपने साथ लेकर ही आता। तिशा उसे घूर कर देखने लगती है और कहती है, तुम अपनी बकवास करना बंद करो, अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो भी तुम उसे बैग को लेकर यहाँ पर नहीं आ पाए, क्योंकि वह लोग तुम्हें लेकर आने नहीं देते। इसलिए फिलहाल इन सब बातों को छोड़ो और आग जलाने की सोचो। देखो अब हम यहाँ पर फांसी गए हैं तो हम अपने काम बांट लेंगे, तो मैं तुम्हें दो काम बताती हूँ। एक काम ये है कि सबसे पहले हमें आग जलाना होगा और दूसरा काम ये है हमें कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा। अब तुम बताओ इनमें से तुम कौन सा काम करना पसंद करोगे। ईशान उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है और फिर अपने पॉकेट के चेक करता है, लेकिन उसे अपने पॉकेट में कोई लाइटर वगैरह नहीं मिलती है, तो वह कहता है, तुम आग जल में कुछ खाने को ढूंढता हूँ। उसकी बात सुनकर तिशा अंदर ही अंदर खुश होने लगती है और कहती है, थैंक गॉड तुमने ये वाला ऑप्शन चूज किया, नहीं तो अगर तुम आग जलाने के लिए मान जाते तो मैं खाने के लिए कहाँ से ढूंढती। ईशान अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, मैं खाने के लिए कुछ ढूंढ लूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये तो बताओ मुझे ढूंढना कहाँ से है, तब तो मैं जाकर ले आऊं बड़ी बड़ी। ईशान की इस बात को सुनकर तिशा का माथा ठनक जाता है और वह उसे घूरते हुए कहती है, कहाँ से लाओ का क्या मतलब है, यहाँ बीच जंगल में किसी ने हमारे लिए होटल तो खुल नहीं रखा है, तो अब चुपचाप से जाकर नदी से मछली पकड़ कर लो, क्योंकि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, और जब मुझे भूख लगती है ना तो मैं बहुत ज्यादा डेंजर हो जाती हूँ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे खाने के लिए कुछ ला कर दो।
ईशान तिशा की बात सुनकर उसे घूरने लगता है और कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ ईशान मलिक? इसके पीछे हमेशा 10 नौकर घूमते रहते हैं। मेरे जूते पहनने से लेकर मेरे टाई बांधने तक का काम उनका है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक एक दिन का नहीं उठाया है और तुम बोल रही हूँ मैं इस नदी से मछली पकड़ के लाऊं। तो क्या मैं तुम्हें रोड पर बड़ी भिखारी नजर आती हूँ? मेरे मॉम डैड भी ना मुझे आज तक एक गिलास पानी लेकर पीने के लिए भी फोर्स नहीं किया है। उन लोगों ने मेरे पीछे भी हजारों नौकर घूमते रहते हैं। मैं उनकी इकलौती प्रिंसेस हूँ और तुम जानते हो मैं कौन हूँ। वह इतना कहते ही वह बीच में ही रुक जाती है और फिर अपने मन में कहती है, अब तू वो वानी न हो रही जिसके नखरे उठाने के लिए उसके सामने उसके मॉम डैड ने 1000 लोगों को खड़ा कर रखा था। तुम तिशा हो जिसे खाना खाने के लिए भी खुद कमाना पड़ता था और उसे सब कुछ आता है और अब मुझे भी ये सब आना चाहिए। ये सब सोचते हुए वह सैड हो जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आते हुए कहती है, आई नो मुझे पता है तुम अपने घर के राजकुमार हो, लेकिन यहाँ पे तुम एक आम इंसान हो, इसलिए तुम्हें वो सब करना होगा जिससे तुम जिंदा रह सकते हो। और तुमने तो डिस्कवरी चैनल पर देखा ही होगा कि जब वो लोग जंगल में जाते हैं तो कैसे मछलियों को पकड़ते हैं और कैसे अपने आप को उसे जंगल के सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेते हैं। अरे यार यह सब चीज कौन देखता है? और वैसे भी मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ जो यह फालतू की चीज देखने बैठेगा। मैं तो कभी अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने के लिए भी गया हूँ, तो वहाँ पर भी मेरे साथ मेरे घर के नौकर गए हैं। यह मछली उसकी पकड़ने का काम मुझे नहीं होगा। तुम इसके बाद भी मुझे फाइटिंग करवा सकती हो या फिर किसी दुश्मन को मारना हो तो मैं अच्छी शूटिंग भी कर लेता हूँ। और तुम्हें पता है मैं एक आर्मी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और इसलिए मुझे सिर्फ अपने दुश्मनों से लड़ना सिखाया गया है। और हमें कभी कभी वहाँ पर मिशन के लिए भी भेजा जाता था और हम लोग वहाँ पर छोटे मोटे जानवरों को मार कर खाते थे। तो तुम बोलो तो मैं किसी जानवर को पकड़ कर मार देता हूँ, जैसे ही खरगोश या स्नेक चलेगा। तुम चुपचाप से अपना मुंह बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहते हुए तिशा अपने जब से लाइटर निकालकर वहाँ पड़े लकड़ी के टुकड़ों को बटोर कर आग लगा देती है। वही दो लोग झाड़ियाँ के पीछे छुपकर इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। उनमें से एक अपना फोन निकालकर उसे देखते हुए कहता है, अरे यहाँ तो मेरा नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा है, अब मैं बॉस को इन्फॉर्म कैसे करूंगा? तभी दूसरा उसके सर पर मरते हुए कहता है, क्या तेरे बाप ने यहाँ पर टावर लगवा रखा है ताकि मेरा बेटा जब इस जंगल में आएगा तो अपना फोन उसे कर सके? और फिर वह अपने पास से एक स्पेशल माइक्रोफोन निकलता है और उसके मदद से अपने बॉस को फोन निकालकर यहाँ की सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देता है। थोड़ी देर बाद तिशा ज्यादा चने की वजह से बहुत ही ज्यादा थक गई होती है, इसलिए वह वही आग के किनारे ही जंगल में से पत्तों को तोड़कर नीचे बिछा देती है और उसके ऊपर सो जाते हैं। थोड़ी देर में ही उसे नींद भी आ जाती है। लेकिन वही ईशान अभी भी जगा हुआ होता है और उस जगह का पहरा कर रहा होता है, लेकिन नदी के किनारे होने की वजह से थोड़ी ही देर में वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ने लगती है और ईशान भी ठंड की वजह से कांपने लगता है। तभी उसकी नजर तिशा पे पड़ती है जो ठंड की वजह से कहाँ पर होती है, लेकिन उसके बाद भी वह सोई हुई होती है। फिर वह तिशा के पास जाकर उसे उठाने लगता है और कहता है, मुझे ये सभी उठाना होगा, नहीं तो ये ठंड की वजह से बीमार भी पड़ सकती है। ये कहते हुए वह जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़कर उसके कंधे पर रखता है वैसे ही तिशा उठ जाती है और वह उठते ही ईशान पे चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार तुम मेरे साथ करना क्या चाह रहे थे? उसकी ऐसी बातें सुनकर पहले तो ईशान हैरान हो जाता है और फिर वह उसके पास से उठते हुए कहता है, अरे यार तुम मेरे को गलत समझ रही हो। मुझे लगा था तुम एक शरीफ बंदे हो, पर यह सोचकर मैंने गलती कर दी। तुम भी बाकी लड़कों के जैसे ही निकले, तिशा ने ईशान से कहा। उसकी बातें सुनकर ईशान कहता है, छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ बहस करके कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए अगर तुम ठंड की वजह से मानना नहीं चाहती हो तो आकर आपके पास बैठ जाओ, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। उसकी बातें सुनकर तिशा भी समझ जाती है कि आखिरकार अभी कुछ देर पहले हुआ क्या होगा। फिर वह भी आपका एक किनारे आकर बैठ जाती है और वह ईशान से अपनी नजरों को चुराने लगती है। लेकिन तभी ईशान कहता है, देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी है और मुझे लगता है अगर हमें इस ठंडी से बचाना है तो हम दोनों को एक दूसरे को हक करके आपके पास बैठ जाना चाहिए। डॉन तीवरी, मैं बस तुम्हारे पीछे बैठा रहूंगा, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तिशा उसे घूरते हुए कहती है, तुम ना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मुझे अच्छे से पता है तुम सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हो, लेकिन सॉरी, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। ईशान उसकी बातें सुनकर मुंह बना लेता है और कहता है, यहाँ तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं है, मैं तो बस तुम्हें इसलिए बोल रहा था क्योंकि तुमने बहुत ही पतले कपड़े पहन रखे हैं। यहाँ पर मर गई तो सारा दोष मेरे ऊपर ही आएगा। पता नहीं तुम लड़कियों को ऐसे कपड़े पहन कर मिलता है क्या है? तुम मेरे कपड़े पर मत जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, समझे? बड़े आते लेक्चर देने वाले, चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहो। वह दोनों आपस में चूहा बिल्लियों की तरह लड़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें झाड़ियां में से आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही तिशा जो महालक्ष्मी बाई बनाकर लड़ाई कर रही होती है, एक छोटे खरगोश की तरह ईशान के पीछे जाकर दुबक जाती है और कहती है, तुम आर्मी स्कूल से पढ़ाई किए हो ना, तुम्हें तो जानवरों को मरने भी आता है, तो जाओ देखो वहाँ पर कौन सा जानवर है। वैसे भी हम लोग यहाँ पर तुम्हारी वजह से फंसे हुए हैं, अगर तुमने वह नशे को गुमानी होता तो हम लोग बाकी टीम के साथ ही होते हैं। ईशान उसको इतना डरा हुआ देखकर स्माइल करने लगता है और फिर कहता है, ओ तो तुम ये चाहती हो मैं तुम्हारे लिए जाकर वहाँ पर देखो कौन सा जानवर है और फिर मैं तुम्हें बता दूं ताकि तुम यहाँ से भाग सको, राइट? तिशा उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए हुए ही कहती है, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगी। क्या तुम सच में मुझे उसे जानवर का डिनर बनाना चाहती हो और तुम यहाँ से मुझे छोड़कर भाग जाना चाहती हो? जब तिशा ईशान की बातों को ध्यान से सुनती है तो वह अपनी जीभ अपने दांतों के बीच दबा देती है और कहती है, अरे मेरा मतलब वह नहीं था, चलो साथ में चलकर देखते हैं क्या है वहाँ पर। यह कहते हुए वो दोनों उसे चलती हुई आग में से एक एक लकड़ी अपने हाथ में उठाकर उसे तरफ जाने लगते हैं।
लेकिन तभी ईशान पीछे मुड़कर तिशा से कहता है, तुम जाकर के चुपचाप से उसे आग के पास खड़ी हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें एक खरोच भी आए, बाकी मैं इतना तो स्ट्रांग हूँ कि इस चीज को हैंडल कर सकूं। तिशा उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहती है, आई नो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे भी तुम्हारे साथ ही आने दो, तुमने तो ये कहा सुना ही होगा, एक से भले दो। फिर वो दोनों जैसे ही उस झाड़ी के पास पहुंचकर अपने हाथ में पड़े हुए डंडे को लेकर उसे करने के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही वहां से एक आदमी बाहर निकलता है, जिसे देखते ही ईशान कूद करके चिल्लाते हुए तिशा के पीछे छुप जाता है और वही तिशा तो अपने सामने खड़े इंसान को देखते ही रह जाती है। ईशान अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहता है, प्लीज इस भूत को जल्दी से यहाँ से भगा दो, नहीं तो ये हम दोनों को मार कर खा जाएगा। वैसे भी मैंने सुना है तुम लड़की हो, तुमसे तो डरकर कोई भी भाग सकता है, तो मुझे लगता है ये भी भाग जाएगा। तिशा जैसे ही उसकी बात सुनती है, एक लात पीछे से उसे मार देती है और कहती है, अभी तो कुछ देर पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रहे थे, अब क्या भींगी बिल्ली बनकर मेरे पीछे छुपे हुए हो? यह कोई भूत नहीं है, हमारी तरह इंसान ही है। ईशान जैसे ही तिशा की इस बात को सुनता है, वो तुरंत अपनी आंखें खोल देता है और अपनी अकड़ में उसे इंसान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ तो भैया कहिए आप कौन है और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है? वह इंसान ईशान को पहले तो घूर कर देखता है, क्योंकि ईशान ने तिशा के कंधे पर अपने हाथों को रखा हुआ होता है, और फिर चीढ़कर उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, क्यों इस जंगल में मैं नहीं आ सकता क्या? ईशान उसकी बात सुनकर अपने दांत दिखाते हुए कहता है, अरे मैंने कब मना किया कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, मैं तो बस यही पूछ रहा था, क्या आप भी हमारी तरह रास्ता भटक गए हैं? अगर ऐसा है तो आपका स्वागत है हमारी टीम में, हम दोनों भी भटके हुए हैं, क्या पता हम तीनों मिलकर यहाँ से जाने का रास्ता निकाले। फिर कुछ देर बाद तीनों आग के किनारे बैठे हुए होता है। तिशा को न जाने क्यों उसे इंसान को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे वह इससे पहले से ही जानती हो, इसलिए वह बस ऊपर से लेकर नीचे तक उसे आदमी को ही घूर रही होती है। ईशान जब उसके इस हरकत को नोटिस करता है तो उसे अपनी तरफ घूमते हुए कहता है, अरे अब बस भी करो, उसे देखना, अगर तुम ऐसे ही देखती रही तो तुम्हारी आंखें बाहर निकल आएंगी। तिशा उसकी बात सुनकर चेप जाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है और वही ईशान उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया हमें। वह इंसान बिना ईशान की तरफ देखे हुए कहता है, मेरा नाम वेद है और मैं भी इस जंगल में 2 दिन से भटक रहा हूँ, मैंने यहाँ पर आग जलते हुए देखा तो आ गया। जी हाँ, ये कोई और नहीं हमारे हीरो वेद ही होते हैं, जो इस वक्त अपने फेस पर ह्यूमन मास्क लगकर यहाँ पे आए होते हैं, जिस वजह से तिशा इन्हें पहचान नहीं पा रही होती है, लेकिन वो उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर कंफ्यूज जरूर हो गई होती है, क्योंकि भाई जो इंसान आपके साथ रहता है तो उसे तो पता चली जाएगा ना कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। तिशा जैसे ही वेद की आवाज सुनती है, वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके फिर से उसकी तरफ देखने लगती है और अपने मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस इंसान की आवाज मैंने कहीं सुन रखी है। तभी उसे याद आता है कि ये आवाज तो वेदांश की है, और फिर वह अपने आप को शांत करवाते हुए कहती है, लगता है मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, इसलिए मुझे उसकी आवाज भी अब सुनाई देने लगी है। थोड़ी देर बाद तिशा को नींद आने लगता है और वह वहीं पे एक पेड़ से टेक लगाकर बैठे ही बैठे सोने लगती है। थोड़ी देर बाद भी ईशान को भी नींद आ जाती है और उन दोनों का नींद में ही सर एक तीसरे के सर टच होने लगता है, और फिर तिशा खुद को कंफर्ट जोन में रखने के लिए अपना सर ईशान के कंधे पर रख देती है, लेकिन ये चीज हमारे हीरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और वह तिशा के पास जाकर उसके सर को अपने कंधे पर रख देता है और ईशान को अपने हाथ से दूसरी तरफ गिरा देता है, लेकिन ईशान इतनी गहरी नींद में होता है कि उसे गिरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वह वैसे ही वापस से सो जाता है। वही वेद तिशा के चेहरे से बालों को हटाने लगता है तो वह देखता है तिशा के लिप्स सूख गए हैं, कुछ ना खाने पीने की वजह से। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने मन में कहता है, यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले उसे डायरेक्टर को देखता हूँ, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ को ऐसी जगह पर भेजने की। फिर वह उसे पकड़कर अपने और करीब कर लेता है और उसे हक करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वही जो उसके बॉडीगार्ड जो जंगल में चारों तरफ फैले हुए होते हैं और उन दोनों पर नजर बनाए हुए होते हैं ताकि उन्हें जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट कर सके, जब वह अपने सामने ये वाला सीन देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। उनमें से एक बॉडीगार्ड जिसका नाम अमित होता है और बहुत सारे बॉडीगार्ड का हेड होता है, वह दीपक की तरफ देखते हुए कहता है, ये सामने जो दिख रहा है यह मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ या फिर ये हकीकत में? तुम मुझे इस बारे में समझ सकते हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है हमारे ये हड्डू बॉस किसी को भी अपने करीब आने नहीं देते हैं सिवाय अपने भाई को छोड़कर। दीपक उसकी बातें सुनकर एक गहरी सांस लेता है और कहता है, यह कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये हकीकत है, वो सच में उसे गले लगा कर बैठे हैं, और मुझे लगता है अब हमें इस बात की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद हमें इन दोनों भाइयों का रोमांस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो इन दोनों भाइयों का बताए हर काम खुल्लम खुल्ला करने की आदत है। अमित दीपक की बात सुनकर शॉक होते हुए कहता है, तो क्या ये वेद सर की वाइफ है, और क्या अंश सर ने भी शादी कर ली और तुमने मुझे बताया भी नहीं? चलो जल्दी से मुझे अंश सर की वाइफ को दिखाओ। दीपक अमित का सर पकड़कर वेद और तिशा की तरफ कर देता है और कहता है, जब तुम उन्हें लाइव देख सकते हो तो फोटो का क्या करोगे? अमित दीपक की बात पे शॉक कहता है, क्या तुम जो सोच रहे हो वही दीपक ने अमित से कहा। अमित उसकी बात सुनकर एकदम से चुप पड़ जाता है और फिर कहता है, ये कहा इनोसेंसी एंजल की तरह है, और कहा हमारे बॉस एक को अगर मौत का देवता कहा जाता है तो दूसरा यमराज से कम नहीं है। तुम्हें नहीं लगता भगवान ने इस बच्चे के साथ नाइंसाफी कर दी है इन दोनों राक्षसों के हाथ में इन्हें देकर? दीपक उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, आज तो बोल दिया लेकिन दोबारा मत बोलना, क्योंकि अगर दोबारा ऐसा बोल तो वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। और रही बात तिशा मैम की, तो ये किसी पॉइजन से कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है जितना हम शायद सोच भी नहीं सकते, इसलिए भगवान इन तीनों खतरनाक लोगों को एक साथ बांध दिया है। ये एंजल फेस डेविल थॉट वाली है।
नेक्स्ट मॉर्निंग ईशान की जैसे ही आंखें खुलती है वह अपने आप को जमीन पर पाता है और वह फिर जैसे ही तिशा को देखता है उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह गुस्से से अपने सामने सो रहे उन दोनों लोगों को घूमने लगता है जो एक दूसरे की बाहों में आराम से सो रहे होते हैं। ईशान बिना देरी किए तिशा को वेद से दूर कर देता है जिससे दोनों की आंखें खुल जाती है और फिर वह जैसे ही खुद को ऐसी स्थिति में पाती है तुरंत खुद को सही करने लगती है। और वही अब ईशान और वेद के बीच में आंखों ही आंखों में वार छिड़ गया है। वह दोनों ही एक दूसरे को गुस्से भरी नजरों से देख रहे होते हैं। तिशा पहले तो उन्हें कुछ देर तक नोटिस करती है और फिर कहती है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच? जिस पे ईशान तिशा को देखते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता यह आदमी कुछ ज्यादा ही सस्पाइसियस है? ये एक तो हमें देर रात को जंगल में मिला और दूसरा ये तुम्हें गोद में लेकर सो रहा था। एक तरह से देखा जाए तो ये तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तिशा ईशान की बात सुनकर अपने आप को देखने लगती है और फिर कहती है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। ईशान तिशा की बात सुनकर चीर जाता है और कहता है, तुम्हें क्या सच में मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा कैसे ये तुम्हें लेकर सो रहा था। जैसे इतना बोलते ही रुक जाता है और वही तिशा उसे घूरने लगती है और कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है। और फिर वह वेद को घूरने लगती है। वही वेद अपनी जगह से खड़ा होते हुए अपने कपड़ों को सही करने लगता है और वह उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों मुझे ऐसे उल्लुओं की तरह देखना बंद करो। वो तुम खुद ही थी जो सोते वक्त मेरे करीब आकर मेरे कंधे पर अपना कर रखी थी। मैंने तो बस तुम्हें होल्ड कर रखा था कि तुम गिरो मत। ईशान उसकी बात सुनकर कुछ बोलने जाता है लेकिन तभी तिशा उसे आंख दिखाकर चुप कर देती है और कहती है, अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना है, बाकी हम इसे आराम से देखते हैं। फिर वह तीनों ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और उस नदी के छोर पर आकर खड़े हो जाते हैं। तिशा उस नदी के किनारे बैठते हुए कहती है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं और नहीं चल सकती जब तक मुझे कुछ खाने को नहीं मिल जाता। ईशान उसकी बात सुनकर अपना मुंह लटका लेता है लेकिन तभी उसकी नजर नदी में तैर रही मछलियों पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह नदी की तरफ जाते हुए कहता है, बस 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे खाने के लिए अभी मछली पकड़ कर लाता हूँ। और वह नदी में उतर जाता है लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसके हाथों में एक भी मछली नहीं आती है जिससे बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है। उसके फेसियल एक्सप्रेशन को देखकर तिशा भी उसके पास जाने लगती है और कहती है, चलो साथ मिलकर पढ़ते हैं, क्या पता 1-2 मिल ही जाए। फिर वह पानी के अंदर जाकर मछली कम पड़ रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे पर पानी ज्यादा उछल रहे होते हैं और फिर दोनों ही पानी में मस्ती करने लगते हैं, जिसे देखकर वेद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह भी पानी के अंदर घुस जाता है और वह जानबूझकर ईशान के सामने आ जाता है जिसके चलते ईशान जो तिशा पे पानी डालने वाला होता है वह वेद के ऊपर पड़ जाता है। फिर और क्या, हमारे हीरो को तो एक बहाना चाहिए था ईशान को मजा चखाने का। वेद बिना 1 सेकंड की देरी लगाए ईशान को उसके कंधे से पकड़ता है और पानी के अंदर ही पटक देता है, जिसे देखकर तिशा तो पहले कुछ समझ ही नहीं पाती है लेकिन जब वह समझती है बहुत देर हो चुकी होती है और वह जल्दी से ईशान के पास जाने लगती है उसे उठाने के लिए, लेकिन वेद उसके हाथ लगाने से पहले ही ईशान को उठाकर खड़ा कर देता है और फिर बहाना बनाते हुए कहता है, तुम दोनों को भूख लगी थी ना, तो किसी को कुर्बानी तो देनी थी। वो समय देखा इसके नीचे दबकर कितनी सारी मछलियां मर गई है, उठाकर उन्हें बाहर निकाल लो। इतना कह वह बाहर चला जाता है। ईशान उसको ज्यादा देख उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है, तुम बेवकूफ इंसान, इन 4-5 मछलियों के लिए मुझे पानी के अंदर पटक दिया, अभी यह सब जानते हुए कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। वेद अपना लाइटर निकालकर अपने जेब से सिगरेट निकालकर उसे जलाकर पीने लगता है और उसके तरफ बिना देखे हुए कहता है, अरे तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुम अभी भी जिंदा हो, क्योंकि पानी में पटक के जाने की वजह से नदी के अंदर बड़े पत्थर भी तुम्हें लग सकते थे जिसके चलते तुम्हारी जान भी जा सकती थी, लेकिन तुम बस गले होकर ही बच गए। तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि ऐसी पागलों की तरह चिल्लाना चाहिए। ईशान उसकी बात सुनकर और ज्यादा चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे यह इंसान तक पूरा का पूरा पागल है। तिशा, मैं कह रहा हूँ इस इंसान को हमारी टीम से निकाल दो, हम दोनों अकेले ठीक है, क्या पता आगे चलकर यह हमें सच में मार दे। वैसे भी ऐसे सनकी लोगों का भरोसा नहीं करते। उसके बाद तिशा आग जलती है और वह जैसे ही उन मछलियों को पकाने के लिए उसे पर रखने वाली होती है वैसे ही उसका हाथ जल जाता है, जिसे देखकर वेद तुरंत उसका हाथ पकड़ के पानी के अंदर डाल देता है और खुद उस मछली को पकाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे अच्छे से पकाने नहीं आता और आधा जल जाता है तो आधा कच्चा रह जाता है। 1-2 मछली पर बात करने के बाद फाइनली वह 1-2 मछली को अच्छे से पका ही लेता है और फिर वह उसे एक पत्ते पर रखकर तिशा को खाने के लिए दे देता है। लेकिन हमारी तिशा अकेले कैसे खा सकती थी, इसलिए वह एक वेद को दे देती है और दूसरे को 2 भागों में डिवाइड कर देती है और ईशान को देते हुए कहती है, हम दोनों हाफ हाफ खा लेते हैं, इनको हम एक दे देते हैं क्योंकि इन्होंने ज्यादा मेहनत की है। लेकिन वह जैसे ही उसे खाने जाती है से समझ ही नहीं आता किस खाना कैसे है, क्योंकि उसने कभी ऐसी मछली खाई नहीं होती है। उसके घर में जो भी फीस बनता था उसके कांटे से पहले से ही निकाल देते थे, इसलिए वह उसे आगे रखकर कंफ्यूज भरी नजरों से उसे देख रही होती है और वही ईशान बिना सोचे समझे उसको तोड़कर अपने मुंह में डाल देता है, लेकिन जैसे ही उसके गले में कांटा फंसता है वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तिशा उसकी हालात देखकर उसके पीठ पर हाथ करने लगती है और उसे डांटे हुए कहती है, पागल हो, ऐसे कांटों वाली मछली कौन खाता है, खाने से पहले काम से काम करते तो निकाल लेते। ईशान उसे देखते हुए कहता है, अच्छा इसमें कांटे भी होते हैं, मुझे ये तो पता ही नहीं था। उसकी बात सुनकर तिशा अपना माथा पीट लेती है और फिर दोनों आस भारी नजरों से अपने सामने बैठे इंसान को देखने लगते हैं। वेद पहले तो उन्हें घूरता है और फिर तिशा की मछली से कांटे साफ कर करके उसे देने लगता है, लेकिन ईशान की तरफ देखता भी नहीं है।
लेकिन तभी वह देखता है तिशा उसकी कॉपी करते हुए मछलियों में से कांटे को साफ करके ईशान को देने लगती है, जिसे देखकर वेद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत उसे मछली को उसके हाथ से छीनकर खुद निकलने लगता है। तिशा उसकी इस हरकत पर उसे कंफ्यूज भरी नजर से देख रही होती है। वही ईशान उसे खो जाने वाली नजरों से देखते हुए कहता है, आखिर इस बंदे का प्रॉब्लम क्या है? जब से आया है तब से मुझे तिशा से अलग करने पर लगा हुआ है। पता नहीं ये कहां से कबाब में हाथी बन गया। मैं कहां सोचा था कि मैं उसे इम्प्रेस कर दूंगा और अपना बना लूंगा, और कहां ये जाकर मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। फिर वह खाने के बाद रास्ता ढूंढने लगते हैं। वेद भी उन दोनों के साथ बस रास्ता ढूंढने का दिखावा कर रहा होता है और फिर उन्हें उस रास्ते की तरफ ले जाता है जो जंगल से बाहर जा रहा होता है। फिर वो सब थोड़ी देर बाद अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। तिशा और ईशान उसे जंगल से बाहर निकालकर अपना टैक्स पूरा कर देते हैं, इसलिए उन्हें घर जाने की परमिशन मिल जाती है। तिशा बिना देरी किए वहां से बाहर जाने लगती है कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ जाता है। तिशा जैसे ही उस कॉल को उठाती है, उधर से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वह इंसान तिशा के फोन उठाते ही बिना सोचे समझे उसे सुनना स्टार्ट कर देता है। बॉस, आप कहाँ गायब हो गई थी? आपको पता भी है मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था। तिशा उस इंसान के चिल्लाने की आवाज सुनकर फोन को अपने कान से दूर कर देती है और जब वह देखी है वह शांत हो गया है, तब वापस से फोन को अपने कान पर लगती है और कहती है, थैंक यू जो तुमने मेरे बारे में इतना सोच, और अब ये बताओ तुम्हें मुझे कॉल क्यों किया है मिस्टर मयंक? मयंक एक्सेप्टेड होकर कहता है, बॉस, मैंने आपको जो न्यूज देने के लिए फोन किया है उसे सुनने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। फिर वह एक एक करके सारी बातों को तिशा को बता देता है। तिशा उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है, तुम बस इतना समझ लो ये बाजी उनकी, क्योंकि जब खेल में धोखा देकर जीत हासिल की जाए तो हारने वालों का भी फर्ज बनता है कि रूल को बदलकर उसे जितना शिक जाए, क्योंकि अब रूल में बदल रही हूँ और इस जीत की कीमत व्योम को चुकानी होगी। कल का सवेरा उनकी जिंदगी में अंधेरा लेकर आने वाला है, इसलिए तैयार हो जाओ तुम भी उनकी बर्बादी देखने के लिए। तिशा की बात सुनकर मयंक हंसने लगता है और कहता है, अरे अरे, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो। मुझे तुम्हारी ऐसी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर कभी गलती से मैंने कोई गलती कर दी तो पता नहीं तुम मेरे साथ क्या करोगी। तिशा उसकी बात सुनकर कहती है, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि मुझे पता है तुम कभी गलती नहीं करोगे, क्योंकि मेरा दिमाग तुम्हें अच्छे से पहचानता है। और अगर तुमने कभी ऐसा करने की कोशिश की तो जो जिंदगी में तुम्हें दी है वो जिंदगी में तुमसे ले भी तो सकती। मयंक उसकी बात सुनकर कहता है, मेरी दोस्ती भी तुम्हारी तरह है तिशा, जो किसी हद को नहीं जानती। तुम जब चाहो तब आजमा लेना। तिशा उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है, तो फिर कल के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि कल उनकी बर्बादी का पहला कदम शुरू होगा और मैं चाहती हूँ यह नजारा तुम अपनी आंखों से देखो। मयंक उसकी बात सुनकर कहता है, थैंक यू सो मच तिशा, मुझे यह नई जिंदगी देने के लिए और अपनी लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए। तुमने जो मेरे ऊपर अपना विश्वास दिखाया है ना, मैं इस विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारी सच्चाई हमेशा मेरे तक ही सीमित रहेगी। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आने दूंगा। इतना कहकर वह फोन काट देता है। वही तिशा उसके बारे में सोचने लगती है। 1 वीक पहले तिशा जॉब से जब राजावत मैंशन जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक 25-26 साल का लड़का मिलता है जो पूरी तरीके से घायल होता है और अभी भी उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए होते हैं। वह लड़का उन लोगों से भागते हुए रास्ते में ही गिर जाता है और बहुत सारे गुंडे जाकर उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक गुंडा कहता है, पहले हम इसे मारकर अपने बैग से अधमरा कर देते हैं और उसके बाद इसे किसी ट्रक के नीचे फेंक देंगे ताकि यह एक एक्सीडेंट की तरह लगे। वैसे भी इसने हमारे बॉस का पर्सनल डाटा हैक करने की गलती की है तो इसकी सजा में इसे मौत तो मिलनी ही थी। तिशा जो उनके पीछे ही खड़ी होती है उन सब की बातें सुन रही होती है और अपने मन में कहती है, अगर मुझे व्योम से अपनी लड़ाई लड़नी है तो मुझे एक हैकर की जरूरत तो पड़ेगी जो मुझे सारे इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे सके। तो क्यों ना मैं ऐसे ही बचा लूं। इससे मुझे 2 चीज मिल जाएगी, एक तो मुझे हैकर मिल जाएगा और दूसरी इसकी वफादारी। इतना सोचते हुए वह उन गुंडों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने बालों को बांधते अपने वॉच में हुए कहती है, मेरे पास मुझे 5 मिनट है तुम सबको ठिकाने लगाने के लिए, इसलिए जो यहाँ से जाना चाहता है पहले ही चला जाए, क्योंकि अगर मैं एक बार लड़ने के मूड में आ गई तो किसी को यहाँ से जिंदा नहीं निकलने दूंगी। तिशा की बात सुनकर बहुत सारे गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, ओए छोटी लड़की, हमारी बात ध्यान से सोचो, हम तुझे 1 मिनट का टाइम देते हैं, यहाँ से चले जा, नहीं तो हम तेरा वो हल करेंगे कि तेरे घर वाले भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे। तिशा उनकी बात सुनकर स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, फिर देखते हैं कौन किसका क्या बिगाड़ लेता है। इतना कहते ही वह उन सबको मरना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर उन लोगों की चीखें सुनाई देने लगती है, लेकिन तिशा को उनकी चीखों से कोई फर्क नहीं पड़ा होता है। तिशा 3 मिनट के अंदर सबको मार के एक किनारे कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है और तिशा जैसे ही उसे लड़के को करने जाती है वैसे ही पीछे पड़ा लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज उसे मत मारो, वो मेरा दोस्त है। तिशा उसकी बात सुनकर 1 सेकंड के लिए रुक जाती है और वह कैसे ही रुकती है, उसके सामने खड़ा लड़का बंदूक उठाकर उन दोनों की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, बस बहुत हो गया तुम दोनों का, और अब तुम दोनों अपनी बातें करना भी बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम लोगों को मारकर जहाँ भेजने वाला हूँ वहाँ जाकर आराम से बातें करते रहना, वहाँ पर तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं होगा। तिशा अपने सामने बड़े घायल लड़के को देखते हुए कहती है, तुम तो कह रहे थे ये तुम्हारा दोस्त है, लेकिन फिर भी तुम्हें मारना चाहता है, ये तो गलत बात है ना। इतना कहते ही वह अपना पैर उठाकर उसे लड़के के हाथ पैर मार देती है, जिससे उसके हाथ से बंदूक छूकर नीचे गिर जाता है और तिशा तुरंत उसे बंदूक को उठाकर उसे लड़के की तरफ पॉइंट कर देती है और कहती है, मेरे पापा कहते थे हमें अपने दोस्तों से हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए और उनके साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए,
लेकिन तुम्हें पता है मैंने इस दुनिया से क्या जाना है, ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है, इसलिए इससे पहले तुम्हें कोई चोट पहुंचा तुम मुझसे पहले ही चोट पहुंचा दो। तो चलो मैं तुम्हारी दोस्ती को और तुम्हारे दोस्त को यहीं पर खत्म करती हूँ। इतना कहते ही वो उस लड़के के माथे के बीचों बीच बाहर कर देती है, जिससे वह वहीं पर मर जाता है और वहाँ पर बड़े सारे गुंडे ये सब देखते ही तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। फिर तिशा उस लड़के के पास जाकर उसे उठाते हुए कहती है, चलो पहले हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? वह लड़का तिशा को अपनी आंख फाड़े देख रहा होता है, क्योंकि उसके सामने खड़ी लड़की की उम्र उसे 16-17 साल लग रही होती है और उसने बिना किसी डर के इतने सारे गुंडों को मारा होता है, यहाँ तक कि एक आदमी को जान से भी मार दिया होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि इतनी छोटी लड़की ऐसे काम भी कर सकती है। लेकिन फिर वह तिशा की आवाज सुनकर होश में आता है, जो कह रही होती है, क्या हुआ, तुम बोल नहीं सकते क्या? वह लड़का उसके साथ चलते हुए कहता है, मेरा नाम मयंक है और थैंक यू मुझे उन लोगों से बचने के लिए। तिशा बिना उनकी तरफ देखे कहती है, अगर तुम मुझे सच में मेरे शुक्रगुजार हो तो तुम चाहो तो मेरे लिए काम कर सकते हो, मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह मांगी कीमत दूंगी। मयंक उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है मैं क्या करता हूँ और तुम्हें देखकर तो लगता है तुम अभी किसी स्कूल में पढ़ते होंगी और तुम्हारा खर्चा भी तुम्हारे मॉम डैड के दिए हुए पॉकेट मनी से चलता होगा और तुम मुझे मेरी मुंह मांगी कीमत देने वाली हो। तिशा उसे एक हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हुए कहती है, पहली बात मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें क्या करूँ और किसी बड़ी कंपनी का डाटा हैक किया है तुमने, इस वजह से वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं और तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने भी धोखा दे दिया, इसलिए अब मुझे लगता है अब तुम फ्यूचर में कभी किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे और उसे कंपनी के CEO से बचने के लिए शायद तुम्हें इस शहर को छोड़ दो या इस काम को भी, या हो सकता है दोबारा तुम उसके हाथ में पड़ जाओ और तुम्हें वह जान से मार दे। इसलिए बेहतर होगा तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें उन सारे लोगों से बचाऊंगी जो तुम्हें मारना चाहते हैं, जैसे आज बचा था, बस बदले में तुम्हें मुझे अपनी वफादारी देनी होगी। मयंक उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगता है और कहता है, आखिर तुम मुझसे करवाना क्या चाहती हो? अरे तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हें किसी का मर्डर करने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर मुझे किसी का मर्डर करना होगा तो मैं खुद ही कर सकती हूँ, बस तुम्हें मेरे लिए उन लोगों की इंफॉर्मेशन निकालनी होगी जिन लोगों का मैं बोलूंगी। बदले में मैं तुम्हें एक कंपनी खड़ा करके दूंगी जिसके CEO तुम होगे, मैं बस तुम्हारे पीछे खड़ी होकर सपोर्ट करूंगी तुम्हें। तुम्हारे पास दिमाग है और मेरे पास पैसे और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो पूरी दुनिया जीतने की ताकत रखते हैं। तो अब बताओ तुम क्या मेरे साथ इस दुनिया को जीतना चाहते हो या फिर उन लोगों के हाथ मारना? मयंक उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, तो चलो फिर मिलकर इस दुनिया को जीते हैं, और मुझे नहीं पता तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगी, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर लगता है मुझे तुम्हारे साइड हो जाना चाहिए। एक बड़े से कंपनी के बाहर एक लाइन से 4 गाड़ियां आकर रुकती है, उनमें से 3 कार में बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं और अपने बीच वाले कार का गेट ओपन करते हैं। उसके अंदर से व्योम और वानी बाहर आते हैं और उन बॉडीगार्ड्स के बीच से चलते हुए कंपनी के अंदर चले जाते हैं। वह दोनों लिफ्ट के अंदर जाकर 30 मंजिल का बटन प्रेस कर देते हैं। वह दोनों फिर वहाँ पे बने केबिन के अंदर चले जाते हैं बिना किसी झिझक के, लेकिन वो दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं उन्हें वहाँ की कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है जो दूसरी तरफ अपना सर्कल करके बैठा हुआ होता है, जिस वजह से वह दोनों उसका फेस नहीं देख पा रहे होते हैं। वानी कुछ देर तक हो चुप रहती है और फिर कहती है, आई होप तुम्हें यहाँ पर बैठकर काफी कंफर्टेबल फील हो रहा होगा, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अब इस कंपनी का बॉस आ चुका है तो तुम्हें इस जगह से उठ जाना चाहिए। पता है तुम्हें कभी भी अपने हक के बारे में बोलने से पहले झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर वक्त और मौका झिझक देखकर अपने हाथ से निकालकर दुश्मन के हाथ में चले जाते हैं। वानी और व्योम जैसे ही उस आवाज को सुनते हैं उन दोनों को ही वह आवाज काफी जानी पहचानी लग रही होती है, और फिर वो इंसान जैसे ही अपना चेहरा उन दोनों की तरफ करता है उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई और नहीं तिशा बैठी हुई होती है। वानी जैसे ही तिशा को वहाँ पे देखती है उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आकर मेरे चेयर पे बैठने की? अगर तुम्हें जॉब चाहिए था तो तुम्हें बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करना चाहिए था, और फिर जब मैं आ जाती तो तुम सबसे पहले केबिन के गेट पर नॉक करती और फिर मुझसे परमिशन लेकर अंदर आती। वानी की बात सुनकर तिशा मुस्कुराते हुए चेयर से उठ जाती है और केबिन से बाहर चली जाती है और फिर तुरंत केबिन के गेट पर नो करते हुए कहती है, माय आई कम इन मिसेस राजवात। वानी जब उसकी इस हरकत से तो पहले गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए अपने चेहरे पर एटीट्यूड लाते हुए कहती है, कौन है? तिशा एक बार फिर केबिन के अंदर आते हुए कहती है, वो जो अब इस कंपनी के 60% की मालिक है, वो जो अब आपकी बॉस है, और वो जिसका अब ये ऑफिस है, और अपने ही ऑफिस में आने के लिए परमिशन नहीं ली जाती, और अब वो दरवाजा आप दोनों के नॉक का इंतजार कर रहा है, मिसेज एंड मिस्टर राजावत। वानी जैसे ही तिशा की इस बात को सुनती है उसके चेहरे पर से हंसी गायब हो जाती है और वह अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखने लगती है। वही तिशा अपने चेहरे पर एक बड़ी स्माइल है उन दोनों को देख रही होती है। वानी तिशा पे चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कंपनी मेरे डैड का है और इस कंपनी की मालिक मैं हूँ, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी मैं हूँ। तिशा आराम से चलते हुए उसके पास आती है और CEO के चेयर की तरफ जाते हुए कहती है, आई नो मुझे पता है तुम मिस्टर राठौर की इकलौती बेटी हो, लेकिन मैं भी इसके 60% शेयर की मालिक हूँ और यह शेयर खुद तुम्हारी देव ने ही मेरे नाम पर ट्रांसफर किए हैं। वानी तिशा की बातें सुनकर लगभग पागल हो जाती है, लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पापा ऐसा कभी नहीं करेंगे। तिशा शेयर ट्रांसफर का पेपर व्योम के सामने करते हुए कहती है, अगर बिलीव ना हो रहा तो ये पेपर देख लो, 60% शेयर मिस कविता राठौर की नाम है और डॉटर ऑफ कविता राठौर मैं हूँ।
एंड वानी दी, आपकी एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको पता ही नहीं था कि आपकी कोई बुआ भी है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मामा ने मुझे बताया था कि उन्होंने मेरे और मॉम के बारे में आपको सब कुछ बता रखा है, यहाँ तक कि इस शेयर ट्रांसफर की बात भी आपको पता है। लेकिन आज आप ऐसे रिएक्शन क्यों दे रही है जैसे आपको कुछ पता ही ना हो? पहले तो मैं भी आपको यहाँ पे शौक ही हो गई थी, मुझे पता ही नहीं था मेरी वानी दी आप ही हो, और मैं आपके साथ इतने दिनों से रह रही हूँ। अगर यह सब चीज मुझे पहले से ही पता होता तो हम दोनों साथ में यहाँ पर आ गए होते हैं। तिशा की बातें सुनकर वानी के चेहरे पे पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती है, लेकिन तभी व्योम उसे आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा करता है और फिर वानी खुद को शांत करते हुए कहती है, अरे मुझे डैड ने बताया था, लेकिन आज तक तुम हम लोग के सामने नहीं आए, इसलिए मुझे लगा था तुम यहाँ पर नहीं आओगी और मैं ऐसे कंपनी को छोड़ भी तो नहीं सकती थी ना, इसलिए मैं खुद ही आ गई। तिशा उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है, कोई बात नहीं दी, मैं समझ सकती हूँ, अचानक से कोई हमारी लाइफ में आ जाए तो हमें शौक तो लगता ही है। फिर तिशा अपने डैड की बातों के बारे में सोचने लगती है। फ्लैशबैक, मिस्टर राठौर एक दिन अपने घर में 2 वकीलों को बुलवाते हैं, जिसे देखकर वानी उनसे कहती है, डैड ये वकील क्यों आए हैं यहाँ पे? मिस्टर राठौर वानी को अपने पास बैठाते हुए कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारी एक बुआ भी है और मैंने पता किया है उसकी एक बेटी भी है जो तुम्हारे ही उम्र की होंगी। मैं उसे सालों से नहीं मिला हूँ, मैंने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की है लेकिन वह मुझे आज तक नहीं मिली, लेकिन मैं चाहता हूँ जब वो या उसकी बेटी इस घर में आए तो पूरे हक के साथ है, इसलिए मैंने सोचा है 60% शेयर मैं अपनी बहन के नाम कर दूंगा, क्योंकि उसने इस लग्जरी लाइफ को छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी बिता रही होंगी कहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस लग्जरी लाइफ का फायदा उठाया है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ होंगी और किस हाल में होगी। जब मुझे लास्ट टाइम उसके बारे में पता चला था तो मैंने सुना था वो अपने बेटी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है, इसलिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी में से भी उसे 10% दे दिया है। डैड ने मरते वक्त बोला था कि मैं उनकी बेटी को लेकर घर आ जाऊं और उसके हिस्से की प्रॉपर्टी में उसे दे दूं, लेकिन वो आज तक मुझे मिले ही नहीं। जब मैं उसका पता लगाता हूं तब वो वहां से गायब हो जाती है, इसलिए मैंने अपने 10% भी उसे दे दिए ताकि वो जब इस घर में आए तो उसे किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो या फिर वो खुद को मेरे से नीचा ना समझे। अपने डैड की बात सुनकर वानी स्माइल करते हुए कहती है, डैड आप बहुत अच्छे हो, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप बुआ से इतना प्यार करते हो। प्रेजेंट, ये सब सोचते हुए तिशा के आंखों में आंसू आ जाता है और वह कहती है, डैड मैं भूल गया आपकी बहन को, लेकिन अफसोस वह भी आपकी तरह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आशा करती हूँ अब एक दूसरे के साथ होंगे। वही व्योम चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा होकर तिशा के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, वाह चाल तो बहुत अच्छी चली है, पहले जीत तुम्हें मुबारक हो। वैसे मुझे नहीं पता था तुम बाप बेटी इतनी ज्यादा चालाक हो, अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ और सोचता, लेकिन कोई नहीं, जो तुम्हारा है वो मेरा है, इसलिए ये कंपनी भी मेरी ही होगी आज नहीं तो कल। और फिर वह अपने चेहरे पर स्माइल लिए हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई वानी, तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई जिसे तुम और तुम्हारे डैड इतने सालों से ढूंढ रहे थे। वानी भी व्योम की बात सुनकर झूठ मत का स्माइल करते हुए तिशा को जाकर गले लगा लेती है और कहती है, तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, और रही बात इस कंपनी की तो इसे तुम चलाओ या मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम दोनों तो बहनें हैं और बहनों में अपना पराया थोड़ी होता है। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, तिशा तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहूँ। तिशा, अरे मैं आपकी बातों का क्यों बुरा मानूंगी बड़ी दी, आपको जो बोलना है बोल सकती है। वानी तिशा के प्रति उदार होने का दिखावा करते हुए कहती है, तुम इस कंपनी की बॉस हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है तुम डैड की कंपनी को संभाल पाओगी, क्योंकि तुम तो अभी स्टडी कर रही हो और ऊपर से इतनी छोटी हो, तुम्हारी उम्र भी खेलने खाने की है ना कि कंपनी का बोझ उठाकर चलने की। तिशा वानी की बातें सुनकर अंदर ही अंदर स्माइल करने लगती है और अपने मन में कहती है, तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई थी मेरे डैड की कंपनी पर नजर डालने की? तुम दोनों को क्या लगता है मैं इस कंपनी का तुम दोनों के हाथ में जाने दूंगी? कभी नहीं, मैं इस कंपनी को बहुत अच्छे से मैनेज करूंगी, क्योंकि डैड ने मुझे कंपनी की एक एक डिटेल बता रखी है। और फिर वह वानी को एक स्माइल पास करते हुए कहती है, थैंक यू दी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मैं खुद इस कंपनी को संभालना चाहती हूँ और वैसे भी आप और आपके पति है ही ना मेरी हेल्प करने के लिए। तिशा की बात सुनकर व्योम स्माइल करने लगता है और फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर तिशा के माथे पे पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती है और उसका शरीर उसका साथ छोड़कर डर से कांपने लगता है। व्योम जैसे ही तिशा को नर्वस होते हुए देखा है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसकी तरफ जाते हुए अपने मन में कहता है, तुम तो बस मेरी आहट से इतना ज्यादा डर गई, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में एक बार फिर से आ गया तो तुम्हारा क्या होगा? तिशा राठौर वानी, सच में तुम मुझे नहीं भूली है, जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और तुमसे खेलने में मुझे और ज्यादा मजा आने लगा है। व्योम जैसे जैसे आगे जा रहा होता है वैसे वैसे तिशा पीछे हो रही होती है। व्योम तिशा के पास पहुंच पाता उससे पहले ही केबिन का गेट खुलता है और मयंक अंदर आते हुए कहता है, अरे रुकिए, पहले हमसे भी तो मिल लीजिए। मयंक की आवाज सुनकर सबका ध्यान गेट की तरफ चला जाता है। मयंक आराम से चलते हुए तिशा के पास आता है और उसके सामने खड़ा होकर व्योम और वानी की तरह देखते हुए कहता है, मुझसे मिलिए, मैं हूँ मयंक श्रीवास्तव, इस कंपनी का एक शेयर होल्डर और तिशा फैन भी, और आज से मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं तिशा का असिस्टेंट बन जाऊँ। व्योम उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगता है और कहता है, मयंक श्रीवास्तव हैकिंग की दुनिया का राजा कब से कंपनियों में इंटरेस्ट लेने लगा है, और उसे इतनी छोटी पोस्ट लेने की क्या जरूरत है जब वह इस कंपनी का एक शेयर होल्डर है? तो वही वानी जैसे ही मयंक को अपने सामने देखती है, डर से उसका बुरा हाल हो रहा होता है।
मयंक व्योम की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर रायजादा, आज आपने सही से सुना नहीं। मैं शेयर होल्डर के साथ दोस्त भी तो हूँ और मुझे लगता है ना अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तो लोग मेरी दोस्त को बुली करने लगेंगे। ये सोचकर कि उसे बिजनेस की तो कोई नॉलेज ही नहीं है और एक दोस्त होने के नाते मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे कैसे होने दे सकता हूँ। और तभी उसकी नजर वानी पे जाती है तो उसे ही देख रही होती है। मयंक उसे देखकर अपने मन में कहता है, मुझे तो पहले से ही पता था तमन्ना, तुम्हें पैसों से बहुत प्यार है, लेकिन तुम उन पैसों के लिए किसी की जान ले लोगी, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। थोड़े से पैसों के लिए तुमने अपनी पहचान बदल ली और इस लड़की को मार दिया जिसकी पहचान तुम इस वक्त लेकर जी रही हो। लेकिन मेरा भी वादा है तुमसे, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाकर रहूंगा। तुमने अपने इसी पहचान और इन्हीं पैसों के लिए ना मुझे मरवाने की कोशिश की, मुझ पर झूठे इल्जाम लगवा कर, लेकिन देखो एक बार फिर मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया हूँ। लेकिन इस बात में तुम्हारे प्यार के जाल में नहीं फंसूंगा, बल्कि मैं तुम्हें फंसाऊंगा अपनी इस मौत की खेल में। और फिर वो शौक होने की एक्टिंग करते हुए वानी के पास आ जाता है और वो एकदम सबसे गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, तमन्ना तुम यहाँ पर हो, मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे तो लगा मैंने तुम्हें और अपने परिवार को उसे एक्सीडेंट में खो दिया है, लेकिन तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। कम से कम तुम तो जिंदा हो, चलो कोई तो वजह मिल गई मुझे जिंदा रहने की। वानी मयंक के एकदम से गले लग जाने की वजह डर जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी बातें सुनती है तो उसे लगता है मयंक को उसकी सच्चाई पता नहीं है, इसलिए वो मयंक को थका देकर खुद से अलग कर देती है और उस पे गुस्सा होते हुए कहती है, हेलो मिस्टर, तुम हो कौन और तुम्हारी कीमत कैसे है मुझे गले लगाने की? मयंक अपना ड्रामा जारी रखते हुए कहता है, तमन्ना ये मैं हूँ तुम्हारा मयंक, तुम्हारा प्यार जिसके बिना जी नहीं सकती थी, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो? वानी अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहती है, मेरा नाम वानी राठौर है, तमन्ना नहीं। और क्या कहा तुमने? मैं तुमसे प्यार करती थी। प्यार माय फुट, तुम जैसे गवार को तो मैं अपने घर का नौकर भी ना बनाऊं। आमिर घर की लड़की को देखा नहीं कि प्यार का ड्रामा करने आ जाते हैं। मयंक उसकी बात सुनकर रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है, तुम मुझे नहीं पहचानती कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे प्यार की इंसल्ट नहीं कर सकती हो। वानी उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई है, और वैसे भी तुम जैसे लात के भूत बात से थोड़ी मानते हैं। ये कहते हुए वो अपना हाथ उठा लेती है उसे मरने के लिए, लेकिन तभी तिशा बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैंने आप दोनों से पहले ही कहा था ना, यह ऑफिस मेरा है और यहाँ पर रूल्स भी मेरे ही होंगे। आपको किसने इजाजत दी मेरे सामने खड़े होकर मेरे ही एम्प्लॉय पर हाथ उठाने की? वानी तिशा से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, तिशा तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं तो बस इंसान को अच्छे से बात करना सीख रही थी। तिशा वानी का झटके से हाथ जोड़ देती है और कहती है, ये मेरा वर्क प्लेस है, यहाँ पर मैं रिश्ते नहीं देखूंगी, इसलिए अच्छा होगा आप कोई तमाशा ना करें। आई नो उस गलती हुई है उसके, आपको कोई और समझने की गलती की है। इसका मतलब यह नहीं है ना कि आप उसका हाथ उठा देगी, आप उससे प्यार से भी तो समझ सकती थी कि जो वो समझ रहा है वो आप नहीं। क्यों मिस्टर राजावत, मैं सही कह रही हूँ ना? व्योम उसकी बात सुनकर जबरदस्ती का स्माइल करते हुए कहता है, हम सही कह रही हूँ, चलो अब हम चलते हैं, घर पे मिलेंगे। इतना कहकर वो केबिन से निकाल जाता है और उसके पीछे वानी भी चली जाती है। उन दोनों के जाते ही मयंक अपनी तारीफ करते हुए कहता है, हाँ तो बॉस कैसी लगी तुमको मेरी एक्टिंग? तिशा अपने चेयर पे बैठते हुए कहती है, तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही घटिया थी। तुम्हारी एक्टिंग को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे एक प्यार में पागल इंसान अपने एक्स के सामने भीख मांग रहा हो, प्लीज वापस आ जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। इतना कहकर वो हंसने लगती है। मयंक उसकी बातें सुनकर चीड़ जाता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है, चलो माना मैंने कि मैं प्यार में पड़े हुए एक पागल आशिक की तरह लग रहा था, लेकिन तुम्हारा क्या? उस व्योम को देखकर तुम्हारे चेहरे पर पसीने की रोने क्यों आ गई थी, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है वो कुछ भी कर ले उसके बाद भी तुम्हारी सच्चाई नहीं पता कर सकता, वो तुम्हें पहचान ही नहीं सकता है। फिर डर कैसा? तुम ही कहती हो ना, जो डर गया समझो मार गया। फिर तुम क्यों डरी जबकि तुम्हारा मकसद है उसे मारना? दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। इससे हमें अच्छा लगता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई और इसी तरह हम और भी अच्छी स्टोरी आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। एपिसोड में लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।